हम जो भी निर्णय लेकर आते हैं, जो भी कानून लेकर आते हैं, वो कानून देश हित के लिए होते हैं, जनहित के लिए होते हैं। धारा 370 सब लोग कहते थे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हमने हटा दिया। ट्रिपल तलाक का कानून हम लेकर आए, उसके खिलाफ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून बना। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। आप खेल जगत से आते हैं और खेल जगत से होते हुए सियासत में आए, अपना मुकाम हासिल किया और आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और एक बड़ी भूमिका पार्टी में आपकी रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पार्टी इस समय जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पार्टी हमेशा से कभी भी हमने कोई किसी तरह की भी चुनौती रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने, जब हम 2 सीट थी हमारी लोकसभा में तब भी हम हर चुनौती को स्वीकार करते थे। आज हम देश में तीसरी बार सरकार बनाकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हैं, बैठे हैं, तो कोई भी चुनौती आती है उसको हम सहजता से, सरलता से स्वीकार करते हैं और परिश्रम करके उस चुनौती को, उसका हल निकालने का प्रयास करती है पार्टी हमारी। तो चुनौतियां अगर नहीं आएंगी और चुनौतियों से लड़ना आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे लोगों की सेवा कर पाएंगे? क्योंकि लोगों की सेवा करने के लिए हमको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और जब हम चुनौतियां स्वीकार करते हैं तभी हम सत्ता से बाहर रहकर भी सेवा कर सकते हैं और सत्ता में आने के बाद दोहरी सेवा कर सकते हैं, जिस तरह से आज हम कर रहे हैं। एक पार्टी का आपका नारा था, आप लोग भी हमेशा इस्तेमाल करते थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। फिर बाद में इसमें सबका विश्वास भी जोड़ा गया। आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से एक वर्ग विशेष में उबाल देखा जा रहा है, खासकर यूजीसी वाले नए कानून को लेकर के, तो ये मानते हैं कि जो नारा था पार्टी का, ये इसके साथ सटीक बैठता है? ये देखिए, अगर राजीव जी बात करें तो हम कोई भी योजना, कोई भी नियम, कोई भी कायदे कानून लेकर आते हैं, वो देश हित के लिए होते हैं, जनहित के लिए होते हैं। हमारे लिए 150 करोड़ लोग, देशवासी जो हमारे हैं, वो प्राथमिकता है, देश हमारे लिए प्राथमिकता है। अब इसको किस नजर से कौन देखता है, ये उसकी नजर के ऊपर माने रखता है कि वो किस दृष्टि और किस नजर से उसको देख रहा है। लेकिन हमारी पार्टी इस नजरिए से नहीं देखती है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, उसको धरातल पर उतारने के बाद हमने सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास भी जोड़ा आदरणीय मोदी जी ने। तो इसलिए जोड़ा क्योंकि हमने सबको विकास की धुरी में जोड़ा और सबका प्रयास से, सबके प्रयास से, पूरे देश के 150 करोड़ लोगों के प्रयास से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के लिए पार्टी बनाई गई है, ये किसी और लोगों के लिए नहीं बनाई गई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ही यही है कि ये भारतीयों के लिए बनी पार्टी है। और लोगों की पार्टियां जो है उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है, हमारा स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव की भारतीय जनता पार्टी है, सबके लिए और बगैर भेदभाव के हम काम करते हैं। अब उसमें चूंकि इतने क्षेत्रीय दल हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो कहीं ना कोई अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उसमें ढूंढने का प्रयास, यूं कह लीजिए कि आपदा में अवसर तलाशते हैं। तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग होते हैं, लेकिन हम जो भी निर्णय लेकर आते हैं, जो भी कानून लेकर आते हैं, वो कानून देश हित के लिए होते हैं, जनहित के लिए होते हैं। धारा 370 सब लोग कहते थे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हमने हटाई। ट्रिपल तलाक का कानून हम लेकर आए, उसके खिलाफ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून बना। तो इस तरह की चीजें हमने करी हैं और जो भी जनहित के लिए कानून लाना पड़े हैं वो लाए गए हैं कि ताकि सबको एक समान उसमें दर्जा मिलना चाहिए और सबको किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए सभी का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो बार बार इस तरह की चीजें इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपके पास भी आएंगे और आप हमारे पास भी आएंगे सवाल करने। लेकिन हम लोग जनहित के लिए, देश हित के लिए काम करते हैं, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। हम जातिगत से बहुत ऊपर उठकर देश हित में बात करते हैं। लोग जातिगत में रहते हैं, तुष्टीकरण में रहते हैं, संप्रदायवाद में रहते हैं, तो इसलिए परेशानी उनकी होती है। आप पार्टी का अल्पसंख्यक चेहरा है, अल्पसंख्यकों में अभी भी भाजपा के प्रति वो भरोसा नहीं दिखता है, कहा भी जाता है इस बात को, विपक्ष भी इस बात को उठाता है। कैसे फेस करते हैं उन चीजों को आप? देखिए, हम तो हमेशा से फेस करते रहे हैं और जो भी अल्पसंख्यक हमारे पार्टी के नेता हैं, देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में सभी को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने समाज में। लेकिन हमारे समाज को भी समझना होगा कि बार बार आपको गले लगाने का काम अगर किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे आपने कितना विरोध किया हो, चाहे कितना विरोध आज भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको अवसर और स्थान हम देते हैं पार्टी में भी, सरकार में भी और उसके साथ साथ योजनाओं में बगैर भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी योजनाओं का लाभ सीधी तौर पर मुस्लिम समाज को देती है। कोई भेदभाव नहीं हमारा हमने किया, लेकिन अब ये मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा। देखिए राजीव जी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने
केंद्र में यहाँ अगर हमारा प्रत्याशी कोई नहीं हमने लड़ाया, मान लीजिए सारे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल पार्टियों में मुस्लिम चेहरे लड़ाते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, लोग कहते हैं, एक सवाल आप ही लोग करते हैं कि साहब आप लोग जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देते, हम हारने के लिए क्यों टिकट देते हैं अपने प्रत्याशी को? भाई वो जीतने के लिए दे रहे हैं, तो हमारा अगर जीतने वाला प्रत्याशी है हम देंगे, लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तो मोहसिन रजा को भी मंत्री बनाते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को भी बनाते हैं, शहनवाज हुसैन को भी बनाते हैं, दानिश आजाद अंसारी को भी बनाते हैं। तो ऐसा तो नहीं करते कि हम उसमें कहीं आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं देते सरकार में। बगैर चुनाव के आए हुए प्रत्याशियों को भी हम, अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्थान हम देते हैं। तो इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास है उसको धरातल पर उतार कर दिखाती है लोगों को कि भाई अब तो आप समझ लीजिए ना। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज की परेशानी कहाँ है, क्योंकि इनको इतना डराया गया है, हमसे इतना हमारे खिलाफ भड़काया गया है और शिक्षा से दूर रखा गया हमेशा से। आज हम एनसीईआरटी की पढ़ाई की बात करते हैं, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सारे सिलेबस में एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की मदरसों में। अब अगर हमने कोई एड ऑन करी है पढ़ाई, अब उसको लेकर एक विरोध करने खड़े हो जाएंगे, साहब वो तो मदरसों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। हम धार्मिक शिक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बना सकते। आपको सामाजिक शिक्षा देना पड़ेगी। ऐसे ही एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया। तो जब उन्होंने दिया तो इसका मतलब है कि धर्म भी आप अपने हाथ में रखिए और कंप्यूटर इसलिए कि तो दुनिया को समझना है, दुनिया के आज के माहौल को समझना है और कामयाब होना है, तो आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए, उसकी शिक्षा भी होना चाहिए। तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का नारा तो आदरणीय मोदी जी ने दिया और सबका साथ सबका विकास कहा तो जमीन पर उतारने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने लगातार एनसीईआरटी की पढ़ाई के साथ साथ मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया, आपको शिक्षा प्रणाली चेंज की, आपको सामाजिक शिक्षा भी दे रहे हैं हम, और सारे मॉडर्न जो क्लासेस होते हैं उसकी व्यवस्था कर दी गई। तो सारी व्यवस्था तो हम दे रहे हैं ना। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि हमारे मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और उनके जो कुछ सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं जो विपक्षी दलों के लिए काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य और दल हो, वो उनके लिए काम करते हैं और वही उनके बीच में जाते हैं। तो उनको वो भेजा जाता है ना उन पार्टियों के जरिए कि जाइए आप इनको जाकर गुमराह करने का काम करिए कि ये आपके नहीं है, आपके साथ नहीं आ सकते। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमें बताइए इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में गरीब मुसलमानों को घर मिले, क्या इससे पहले कभी 60 वर्षों की सरकार में गरीब मुसलमानों को घर मिले? अगर रोजगार सर्जित हुए तो क्या उसमें मुसलमानों को रोजगार नहीं मिले? नौकरियां मिली तो क्या मुसलमानों को उसमें कहीं ना कहीं भरपूर तरीके से जो योग्य मुसलमान थे वो नौकरियां पाए कि नहीं पाए? तो अब अगर आप ये कहें कि साहब वो कार्रवाइयां हो रही हैं मुसलमानों पर नहीं हो रही है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आप वाला जो आपके लिए भेजा गया व्यक्ति है वो जाकर आपके समाज में गुमराह करता है कि देखिए साहब मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अपराधी किसी भी समाज हो, किसी भी वर्ग का हो। सबसे बड़ी शिकायत जो मुस्लिम समाज के आपके पास आते हैं, अगर मैं पूछूं कि एक शिकायत कौन सी सबसे बड़ी लेकर आते हैं, वो क्या कहेंगे आप? देखिए मेरे पास शिकायत लेकर वो नहीं आते हैं। जो भी सबसे बड़ी शिकायत आती है, जो जिसको आपने कहा, अगर मैं क्लियर कर दूं तो उनके पारिवारिक झगड़े आते हैं, सरकार से कोई झगड़ा नहीं आता है। मेरे पास 8 वर्षों में उनके पारिवारिक ही झगड़े मैंने या उनके महल्ले के झगड़ों को मैंने देखा है, इससे ऊपर के उनके झगड़े नहीं आते हमारे पास में। तो और या फिर जो वाकई में कोई काम आता है तो वो ये आता है कि साहब हमारे यहाँ कोई बीमार है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम उनको कहीं ना कहीं पूछते हैं कि आपका आयुष्मान बना है कि नहीं बना है। माननीय प्रधानमंत्री की योजना के तहत अगर आयुष्मान बना है तो 5 लाख रुपए का सीधा कवर आपको मिल जाएगा। नहीं है तो हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कोई पत्र भेज देते हैं उनका, तो चिकित्सा चिकित्सा का जो वहां से अनुदान मिलता है, सहयोग मिलता है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से हम दिला देते हैं उनको। तो मैंने करोड़ों रुपए दिलवाए हैं अभी तक माननीय मुख्यमंत्री से। तो ये इस तरह के लोग आते हैं और कोई भी मामले मेरे पास नहीं आते हैं, और लाखों लोगों से मैं पिछले 8 वर्षों में मिल चुका हूं। तो इनके अपने पारिवारिक मामले आते हैं, बाकी कोई ऐसे मामले बहुत एक आध कभी आ गए हों, कहीं किसी ने कहा हो कि साहब मुझको कहीं कोई परेशानी हो रही है, कोई परेशान, अगर वो परेशान होते हैं तो अपने ही समाज के लोगों से होते हैं। और मैं जब फोन करता हूं किसी थाने पर या किसी डीएम या एसपी को अपने, तो यही कहता हूं कि भाई ये मामले को आप देखकर
कायदे से और न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बताना पड़ता है कि दोनों परिवार का ही झगड़ा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, इसका तो कोई रोल ही नहीं रह जाता। अगर ऐसी कोई चीज आई होती मेरे सम्मुख तो मैं जरूर आपको बताता। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पर। मतलब मेरे पास जो भी शिकायतें मुसलमान समाज की आई हैं वो पारिवारिक मुद्दे ज्यादा आए हैं, पारिवारिक झगड़े ज्यादा आए हैं, इसके सिवा और कोई नहीं। और योजनाओं का लाभ मिलने वाले लोग भी मिले, जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, आदरणीय मोदी जी की योजनाएं केंद्र की और आदरणीय योगी जी की हमारे उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जितने भी चाहे इंडिपेंडेंट जीते हुए नगर पालिका के चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे नगर पंचायत के या हमारी पार्टी के या दूसरी पार्टी के, सब कहते हैं बात को कि साहब बहुत बड़े पैमाने पर हमने मुस्लिम समाज को भी पात्रता के आधार पर मकान दिए गए हैं, आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना। तो ये अपने आप में विकास कार्य में तो आपको जोड़ा जा रहा है। ये तय करना होगा हमारे मुस्लिम समाज को। क्योंकि मैंने कहा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि शिक्षा का अभाव है और वो अभाव भी आसानी से जाने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम उनको पढ़ाने के लिए बात करते हैं, मदरसों के अंदर हम मॉडर्न एजुकेशन देने की बात करते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड धर्मगुरु जो कहते हैं धर्मगुरु, लेकिन वो हैं राजनीतिक दलों से आच्छादित और राजनीतिक दल के लिए काम करने वाले, वो आके उनको बहका देते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब आप पे हमला है। अल्पसंख्यक वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जब आपके सामने लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है, आपके सामने आती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपको पता है कि इस तरह की चीजों के लिए, और ये सामाजिक तौर पर बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप हम लोग जब 17 में आए, आपको पता है 17 में जब आए तो हमारी जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट दी माननीय मुख्यमंत्री को कि पश्चिम यूपी में उस समय अवैध धर्मांतरण की घटनाएं बहुत हो रही हैं। उस पर फिर हम लोग कानून लेकर आए, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हम लोग सदन में कानून लेकर तब मंत्री भी थे, तब हम मंत्री थे, कानून लेकर आए हम। तो वो कानून से फायदा ये होता है कि दोनों ही समाज के जो लोग हैं, दोनों का बड़ा भला है इसमें। कि एक तो एक बच्ची बड़ी कच्ची उम्र होती है, उस उम्र में किसी को बहला फुसलाकर या किसी को प्रलोभन देकर आप अपने साथ जोड़ लें और जोड़कर उसके बाद आपने चलिए मोहब्बत के आपने उसको जाल में फंसाया, शादी कर ली, फिर उसके बाद आप उससे कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तो ये अपने आप में अवैध धर्मांतरण वाला ही तो खेल हुआ ना। तो ये कहना कि नहीं साहब ये तो गलत है, गलत नहीं है। ये दोनों समाज के लिए अच्छा है कि कम से कम दोनों समाज के बच्चे सुरक्षित हैं, अपने परिवारों के साथ हैं। हम तो नहीं चाहते कि मेरा बेटा जो है अपनी मर्जी से शादी कर ले, अब कर ले तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर एक कानून आता है तो थोड़ा सा कानून का डर बन जाता है, जिसके तहत फिर वो अपने परिजनों के साथ मिलकर बात करते हैं बच्चे, और समझते हैं कि जहां मेरे परिवार मेरे लिए भविष्य अच्छा तय करेंगे वहां भेजेंगे। क्योंकि पढ़ लिख कर बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता खुलता है। और परिवार के लोग जब आपकी कहीं कोई शादी करते हैं या कहीं पर आपका रिश्ता करते हैं, तो वो इसलिए कि ये कानून से कम इस चीज में भी रुकाव आएगा। और जो लोग अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि आपके किसी को धर्म में लाने से कुछ नहीं हो जाएगा, एक आदमी को ले आने ये एक दो आदमी नहीं, हम 100 आदमी ले आइए, इसकी इजाजत आपको है ही नहीं कि आप किसी को जबरन अपने धर्म में ले आइए। ये हमारे यहाँ जिस तरह से अभी आपने देखा, अभी हाल में ही एक कोई छांगुर बाबा का केस आया, तो ये अपने आप में घटनाएं बढ़ रही है ना। और इससे पहले भी एक महाशय थे, आजकल भागे हुए देश से, वो है नहीं देश के अंदर, वो सबको कलमा पढ़ाया करते थे। पता नहीं खुद उनका कलमा सही है कि नहीं है, लेकिन वो सबको कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाने का दावा कर रहे थे। तो ये काम आपको नहीं करना है। इस्लाम इंसान बनाने की बात कर रहा है, हमारे यहाँ ये सब जो ठेकेदार हैं ये मुसलमान बनाने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा पॉइंट आपके यहाँ बोल रहा हूँ कि इस्लाम जो है वो इंसान बनाने की बात कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब के नाम से आप जानते हैं, वो इंसान बनाने आए थे लोगों को, ये मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो जब मुसलमान आप बनाएंगे तो मुसलमानों ने तो गर्दनें काटने का काम किया है, तो उन मुसलमानों का ही तो चेहरा सामने आता है फिर। तो वो मुसलमान अभी ईमान पर नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। अगर वो इंसान बन के मुसलमान बनेंगे, पहले इंसान बन जाए, ठीक बात है, फिर वो मुस्लिम बनेंगे तो अपने आप को अनुयायी हो जाएंगे मोहम्मद साहब के। वरना फिर तो वो उन्हीं का अनुयायी होंगे जिन्होंने मोहम्मद साहब के घराने को परेशान किया। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, तो आपने हज को लेकर के कुछ सुधार कराए थे, इस तरह से कुछ खास बिंदु आप बताइए जो हज को लेकर आपने अपने कार्यकाल में व्यवस्था बदलाव किया था। सब्सिडी को लेकर जो बात थी, मैंने सब्सिडी खत्म कराई थी। देखिए, सब्सिडी हज में नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ खास करके इस्लाम में, और ये बहुत बड़ा प्रश्न था और उस समय लोगों ने विरोध भी किया और बड़ी आप लोगों ने डिबेट भी कराई उस पर। मेरा अपना मानना है कि अनुदान पर आप हज करने नहीं जाएंगे,
आप सब्सिडी पर हज करने नहीं जाएंगे। आज भी जो लोग हज करने जाते हैं, व्यवस्था देने का काम सरकार का है, लेकिन पैसा आप ही जमा करेंगे अपने हज पर जाने का। ये नहीं है कि सरकार आपको हज कराएगी, ना 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 ना, हम व्यवस्था देते हैं। हमें जो वहां से परमिशन आती है सऊदी अरब सरकार से कि हम देश में 2.25 लाख से 2 लाख हो गया कोटा जी। अब ये इसमें हमें उत्तर प्रदेश को 31,000 के आसपास कोटा मिल जाता है कोटा। तो 31,000 लोग जो हज पर जाएंगे उनके लिए बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्था हम दे सकते हैं कि ताकि वो आसानी से, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग तो, एक तो राजीव जी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग जाते हैं, मैंने कहा ना शिक्षा की वजह से, अगर उनके सामने नीले पासपोर्ट रख दीजिए, वो किसी का भी पासपोर्ट उठाकर जेब में रख लेंगे। अरे उन्हें पता ही नहीं कि मेरा है कि किसका है। फंस भी जाते हैं। अगर फोटो ना देखें वो अपना, तो नाम से वो नहीं उठा सकते पासपोर्ट। उनके लिए इस तरह की व्यवस्था देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए हम लोग अपने जो पहले खादिमुल हुज्जाज बोले जाते थे, उसको हमने हज इंस्पेक्टर का नाम दे दिया। तो अब वो हज इंस्पेक्टर इस काम को, और नाम आप ही ने बदला था, ऑफिस होता है, ये नाम आप ही ने बदलाव किया था, और ये बदलाव भी हम लोगों ने दिए थे। तो इसलिए ये हज इंस्पेक्टर का जो है, और एक ये था कि महिलाएं जो है बगैर महरम के नहीं जा सकती, अपने घर के परिवार के किसी के साथ नहीं जा सकती, तो उसका भी इंतजाम किया कि हज इंस्पेक्टर में भी महिला रखी जाएंगी, ताकि अगर कोई महिला 45 प्लस है या 50 प्लस है, वो जाना चाहती हैं और उनको अकेले जाना है और उनको वहां लगता है कि कोई उनके घर परिवार का नहीं है, तो सरकार की जो हमारी नुमाइंदगी करती हैं महिलाएं जो जाती हैं सरकार की तरफ से, वो उनको जाकर सहयोग करती हैं। और इस तरह से ये भी एक अवसर सरकार ने देने का काम किया, और 4,000 से ज्यादा महिलाएं पूरे देश से गई इस बार। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ कि जो महरम वाली बात थी उसके चलते नहीं जाती थी। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बेहतर करने का काम किया। 7-8 हजार रुपए, 10,000 रुपए जबरदस्ती के लिए जमा कराए जाते थे कि साहब आपको ये सामान लेना ही है और आपको ये बैग लेना है, ये लेना है, तो उसके नाम पे पैसा लिया जाता था। तो वो हम लोगों ने खत्म किया अपनी सरकार में कि नहीं, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से जाइए, अपने हिसाब से सूटकेसेस खरीद लीजिए, और जो कपड़ा पड़ा रखना है उसमें आपको सामान रखना है वो आप अपना लीजिए। एक टैग लगा दिया जाएगा उस पर, आपके नाम का पर्ची लग जाएगी, ताकि आपको पता रहे कि ये आपका है। इसलिए क्योंकि वो तो जबरदस्ती कंपल्सरी सब्जेक्ट था ना, तो कहीं ना कहीं पैसे को बचाने का काम किया हमने। जो 4 लाख के ऊपर जाता था वो लाके 3,65,000 और 3,70,75,000 के आसपास हमने उसको खड़ा किया, कि ताकि किसी गरीब आदमी की जेब से ये पैसा नहीं जाना चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं बेहतर देने का काम किया। और यहाँ कभी आपने देखा होगा कि वहां से भी शिकायत आती थी कि साहब ऐसा वहां पे सही अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उसको लेकर 3 बार हम लोगों के अलग अलग ग्रुप भेजे गए कि जाके आपकी देखिए कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था, जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कौन लोग हैं जहां पे हमें होटल ले रहे हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उन व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का काम किया। क्योंकि ये पहले से चला आ रहा था कांग्रेस की सरकार के दौरान, और सब्सिडी वगैरह, तो वो सब उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं घालमेल का ही काम ज्यादा था, भ्रष्टाचार का ही काम था। और वो जो सब्सिडी का पैसा बच रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं काम ही तो आ रहा है ना अल्पसंख्यक समाज के, तो उसको कट ऑफ कर दिया गया। जी, इधर ईरान में जो घटनाक्रम बदला है, तो चूंकि शिया समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, आप भी शिया समाज से आते हैं, किस तरह की बेचैनी लोगों में है, क्या दिक्कतें हैं? कुछ आपने सरकार से कोऑर्डिनेट किया हो तो बताइएगा उसके बारे में। देखिए, मैंने ये देखा कि इस तरह के कोई भी, क्योंकि सब सरकारें होती हैं, यूएनओ होता है, क्योंकि एक बड़ा इशू है, सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सब्जेक्ट है, लेकिन दुख होता है दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की अशांति होती है, तो कोई जालिम शासक अगर किसी मुल्क को दबाने का प्रयास करे अपने ताकत के दम पर, तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप दुनिया में, हम सब आए हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर अच्छे से रहें, अच्छे से प्रेम भाव से रहें। कोई किसी रिलीजन में है, कोई किसी जाति में है, तो उसको जीने का अधिकार है, और सबको खुश रहने का अधिकार है, और आप किसी की खुशी नहीं छीन सकते। और आपके मन मुआफिक अगर कहीं कोई शासक नहीं है, तो आप ये थोड़ी कर सकते हैं अपने पावर से कि हम शासन ही बदल देंगे वहां का। तो ये चीज जो है, ये रहा है, पूर्व से रहा है और अभी भी, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि हमेशा से ईरान हमारा दोस्त रहा है, और आज भी ईरान हमारा दोस्त है। और हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि ईरान के साथ इस तरह का जो आज एक तैयारी आप सब देख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान एक निष्पक्ष तरीके से सबके साथ खड़ा होने वाला देश है, और हमेशा से वो इंसानियत का पैरोकार है। तो मानवता का पैरोकार भारत भी है, और मानवता का पैरोकार ईरान भी है। तो इसलिए हमारी मित्रता तब भी थी, आज भी, और आगे भी रहेगी। आखिरी सवाल खेल जगत से, आप चूंकि रणजी स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं, यूपी की टीम को रिप्रेजेंट किया आपने,
खेल को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए या उसके बाद आप लगातार प्रयास करते रहते हैं कि कुछ सरकार के स्तर से प्रोत्साहन हो, खेलों के दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। ऐसी कुछ खास उपलब्धि बताइएगा कि जो आपने किया हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी का विजन था, खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन और उनको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने खेलों को लेकर जिस तरह के आयोजन कराए और यहाँ पे देखा आपने पूरे देश की यूनिवर्सिटीज आई खेलने के लिए, बहुत बड़ी स्पर्धा हुई थी, यहाँ आपने सबने कवर किया था उसको और सारे देश के सारे खिलाड़ी बुलाए गए थे। ऐसे ही हम लोगों ने जो ओलंपिक से जीत कर आए थे, पैरा ओलंपिक से जीत कर खिलाड़ी आए थे, उनको बड़ी राशि के तहत प्रोत्साहन देकर उनको धनराशि का पुरस्कार दिया गया माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा स्टेडियम में हम लोगों ने आयोजन किया था। उसमें सभी खिलाड़ियों को बुलाया था पूरे देश के जो ओलंपिक में और उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी गए थे, जो टीमें हमारी पार्टिसिपेट जो खिलाड़ी करने गए थे, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने गए ओलंपिक में, उनको तक को सम्मानित करने का काम किया। उसी क्रम में अब आगे आज क्रिकेट की अगर हम बात कर लें, आप क्रिकेट जगत की अगर बात करें तो क्रिकेट में विश्व स्तर पर आज देश की ख्याति है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चे जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आईपीएल सबसे बड़ी दुनिया की एक डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे बड़ी स्पर्धा है। रणजी ट्रॉफी के बाद जो है आईपीएल की बड़ी मान्यता है, पूरे देश क्या दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं खेलने। तो प्रदेश चूंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, ये सवाल हमने उठाया था, बीसीसीआई को भी मैंने पत्र लिखा और उसकी मांग मेरी अभी भी जारी है और जब तक कि हम लोग इस मांग को पूरा नहीं करा लेंगे हम लोग अपनी मांग को रखते रहेंगे और कभी ना कभी विचार करेगा बीसीसीआई, ये हम उम्मीद है क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और हमारे 75 जनपद हैं। 75 जनपद के लाखों लाख क्रिकेट खिलाड़ी जो सुरेश रैना बनना चाहते हैं, ज्ञानेंद्र पांडे बनना चाहते हैं, जो पीयूष चावला बनना चाहते हैं, भुवनेश्वर कुमार और परवीन कुमार, मोहम्मद कैफ बनना चाहते हैं, मोहसिन रजा बनना चाहते हैं, ठीक मोहसिन रजा बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मंच होना चाहिए। राजीव जी, मंच उनको तभी मिलेगा जब गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी 4 टीमें रणजी ट्रॉफी में दी जाएं क्योंकि 4 टीमें मिलने से भाई देखिए महाराष्ट्र खेलती है, विदर्भ खेलती है और मुंबई खेलती है, ये 3 टीमें हो गई एक ही महाराष्ट्र से। हाँ। और गुजरात में सौराष्ट्र खेलती है, गुजरात खेलती है और बड़ौदा खेलती है, 3 टीमें हो गई। चलिए तेलंगाना आज बढ़ गया, वरना आंध्रा की भी 2 टीमें खेलती थी, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, यहाँ पर प्रतिभाएं अपार हैं, उन्हें अवसर सीमित है। बड़ा सवाल है, तो इसलिए मैंने कहा कि अवसर सीमित है, तो इसलिए उनको मंच मिलना चाहिए। हालांकि बीसीसीआई उत्तर प्रदेश के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए देती है हर साल यहाँ पर, लेकिन अगर हमारी 4 टीमें हो जाएंगी तो 4 टीमों में एक अच्छा ये मौका मिल जाएगा बच्चों को, हमारे जो अंडर 14 के हैं, अंडर 17 के हैं, अंडर 19 के हैं, अंडर 23 के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, ये आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से, ये अपने प्रदेश के लिए खेलेंगे, फिर रणजी ट्रॉफी में जाएंगे, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, प्रदेश का नाम देश का नाम रोशन करेंगे, फिर ये आईपीएल में आएंगे, तो एक मंच मिल जाएगा इनको। चूंकि अब इसमें कॉमर्शियल भी हो गया है, पढ़ाई के साथ साथ अगर क्रिकेट में जीवन तलाश रहे हैं बच्चे, भविष्य तलाश रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी बीसीसीआई ने दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं। अब तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अवसर दे दिया। अच्छा, राजीव शुक्ला यूपी से ही आते हैं, बड़ी भूमिका में है बीसीसीआई में, ये क्यों नहीं हो पा रहा, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए क्या है ना, कभी मांग नहीं उठी। अच्छा, वो एक पदाधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई समान हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब आवाज उठती है, मांग उठती है, तब उस पर विचार होता है। तो अब पहली बार मांग हम लोगों ने उठाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस मांग को मतलब अच्छे मंच से उठाया। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का 2020 क्रिकेट हो रहा था, उसके फाइनल मैच के दौरान उन्होंने भी उस बात को उठाया कि उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की आबादी में खिलाड़ी हैं, उनके लिए 4 टीमें रणजी ट्रॉफी में होना चाहिए, एक टीम से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये अपने आप में उन्होंने इस बात को बल देकर हम सब खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। हम उनके ऋणी हैं, इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को और खिलाड़ियों की आवाज को एक अच्छे मंच पर रख दिया, उम्मीद बढ़ी है और उससे उम्मीद हमारी बढ़ गई है कि हम जल्दी ही इसमें बीसीसीआई का ध्यान आकर्षित करके और उत्तर प्रदेश को रणजी ट्रॉफी में 4 टीमें दिलाने में कामयाब होंगे। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को, जिन्होंने राजनीति से लेकर खेल जगत से लेकर और अपने समाज के मुद्दों पर भी हमसे खुलकर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदर केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।